अध्याय 8। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक की और वो टॉपिक का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। इसे आगे हम कई भागों में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे इसका भाग 1। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जीव जनन कैसे करते हैं। हमने देखा कि एक अमीबा जो है वो अपने दो छोटे छोटे अमीबा में बदल जाता है। जो पेड़ होते हैं वो भी छोटे छोटे पौधों से ही तैयार होते हैं। जो मनुष्य है उनमें भी जनन की क्रिया होती है। छोटे बच्चों के रूप में हम इन्हें देख सकते हैं। तो इस प्रकार सभी छोटे से बड़े जीवों में ये जनन की क्रिया होती है, यानी संतान उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है। तो यदि हम जनन के बारे में कहें तो जनन वह प्रक्रम है जिसमें जीव अपने ही समान जीवों की उत्पत्ति करता है, यानी कि अमीबा से अमीबा का ही जन्म होगा। एक छोटा पौधा जो है वो अपने ही समान दूसरा पौधा बनाएगा और मनुष्य जो है उसके बच्चे भी मनुष्य के रूप में ही होंगे। तो जनन या रिप्रोडक्शन द्वारा कोई भी जीव, वनस्पति या प्राणी अपने ही सदृश किसी अन्य जीव को जन्म देकर अपनी जाति की वृद्धि करता है। जन्म देने की इस क्रिया को जनन कहते हैं। जनन जीवितों की एक विशेषता होती है। जीव की उत्पत्ति किसी पूर्ववर्ती जीवित जीव से ही होती है, यानी ये जो जनन होता है वो सभी सजीवों का एक विशेष लक्षण होता है, यानी यह क्रिया केवल सजीवों में होती है, निर्जीवों में नहीं। और कोई भी जीव है कहीं ना कहीं वो अपनी पूर्ववर्ती जीवित जीव से ही उसकी उत्पत्ति होती है। यदि हम जनन को और अधिक समझें तो हम कह सकते हैं कि जीवों में विभिन्न प्रकार के प्रक्रम पाए जाते हैं, जैसे पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन आदि। जनन इनसे भिन्न होता है। कैसे? यह जीवित रहने के लिए नहीं बल्कि समष्टि को जीवित रखने के लिए आवश्यक होता है। यह प्रक्रम ना हो तो पृथ्वी में जीवन ही नहीं होगा। यानी कि जनन जो है वो किसी व्यक्ति के लिए जीवन के लिए आवश्यक नहीं है, किंतु उसे अपनी समष्टि को जीवित रखने के लिए आवश्यक होता है। यदि हम उदाहरण स्वरूप ले लें कि कोई एक जीव है, यदि हम चूहे को ही ले लें, यदि उसमें जनन नहीं होगा तो क्या होगा? एक समय ऐसा आएगा कि चूहों की जो संख्या है वो पृथ्वी से पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। कब? यदि उनमें जनन नहीं होगा। यानी कि चूहों की जो प्रजाति है समष्टि में बनाए रखने के लिए उनमें जनन आवश्यक होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि आम के बीज से आम का ही पेड़ तैयार होता है, उसकी जगह पर अमरूद या जामुन का पेड़ तो नहीं तैयार होता। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? चलिए इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। यहाँ एक शब्द आता है डीएनए प्रतिकृति का, उसे हम समझते हैं। कोशिका में केंद्रक पाए जाते हैं और इन केंद्रकों में गुणसूत्र पाए जाते हैं जिनमें आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। ये आनुवांशिक पदार्थ डीएनए इसमें संदेश निहित होते हैं जो जनक से संतति पीढ़ी में जाते हैं। कोशिका के केंद्रक से डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना निहित होती है। इस संदेश के भिन्न होने की अवस्था में बनने वाला प्रोटीन भी भिन्न होता है। विभिन्न प्रोटीन के कारण अंततः शारीरिक अभिकल्प में भी विविधता उत्पन्न होती है। यदि हम कुछ इस तरह समझें तो हम जानते हैं कि प्रत्येक जीव का शरीर जो होता है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ होता है और प्रत्येक कोशिका के अंदर एक केंद्रक पाया जाता है। इस केंद्रक के अंदर गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, और गुणसूत्रों में क्या होता है? डीएनए होता है। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। इस डीएनए में कुछ आनुवांशिक लक्षण यानी कि कैरेक्टर होते हैं जो हेरिडिटी इंफॉर्मेशन यानी संदेशों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाते हैं। यानी जनक कोशिका से संतति कोशिका में सूचनाओं को पहुंचाने का कार्य जो होता है वह केंद्रक के डीएनए द्वारा किया जाता है, जिसके कारण किसी हाइड्रा से जो बनने वाली संतति है वह हाइड्रा ही होगी, अमीबा नहीं होगी, क्योंकि उसके अंदर जो संदेश छुपे हुए हैं वो हाइड्रा के जीव के निर्माण से संबंधित होते हैं।
कुछ हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि यह एक कोशिका है, कोशिका के अंदर केंद्रक है, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र और गुणसूत्र के अंदर डीएनए कुछ इस तरह रचना के रूप में पाए जाते हैं। अब क्या होता है कि जब जीव विभाजन होता है, कोशिका जब विभाजन होता है तो इस डीएनए की डुप्लीकेट कॉपी तैयार होती है, यानी एक डीएनए जो होता है वो अपने डुप्लीकेट कॉपी यानी प्रतिकृति का निर्माण करता है और धीरे से ये डीएनए की दोनों कॉपियां अलग अलग हो जाती हैं। जैसे ही इनके डीएनए में विभाजन हो जाता है, इसके पश्चात कोशिका भी बीच से विभाजित होना शुरू करती है और एक कोशिका दो कोशिकाओं में बढ़ जाती है, जिसमें दोनों में अलग अलग डीएनए होते हैं और ये अलग अलग अपनी कोशिकाओं में निहित होते हैं। क्या जीव पूर्णतः अपनी प्रतिकृति का सृजन करते हैं, यानी जो फोटोकॉपी है बनाते हैं, क्या वो पूरी तरह जैसी रहती है वैसी ही बनती है? तो जनन की मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति बनाना है। डीएनए की प्रतिकृति बनाने की कोशिकाएं विभिन्न रासायनिक क्रियाओं का उपयोग करती हैं। जनन कोशिका में इस प्रकार डीएनए की दो प्रतिकृतियां बनती हैं तथा दोनों एक दूसरे से दोनों का अलग होना आवश्यक होता है, किंतु केवल डीएनए की कॉपी का अलग होना ही पर्याप्त नहीं होता है। इसे मूल कोशिका में रखकर दूसरी प्रतिकृति को उससे बाहर निकाल देने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि दूसरी प्रतिकृति के पास, जो दूसरी फोटोकॉपी बनी है, उसके पास जैव प्रक्रमों के अनुरक्षण हेतु संगठित कोशिकीय संरचना तो नहीं होगी। इसलिए डीएनए की प्रतिकृति बनने के साथ साथ दूसरी कोशिकीय संरचनाओं का सृजन भी आवश्यक होता है। इसके बाद ही दोनों डीएनए की जो कॉपियां हैं वो अलग होती हैं और दोनों सेल्स यानी जब कोशिका विभाजित हो जाती है, इसके पश्चात ही डीएनए की दोनों कॉपियां उसमें स्थानांतरित होती हैं। परिणामतः एक कोशिका विभाजित होकर के दो कोशिकाएं बना लेती है। यदि हम कोशिका विभाजन को समझें तो ये एक कोशिका है जिसके अंदर केंद्रक है। तो सबसे पहले इसके केंद्रक में उपस्थित डीएनए जो होता है, इसमें प्रतिकृति यानी इसकी फोटोकॉपी का निर्माण होता है, इसकी दूसरी कॉपी बनती है और धीरे धीरे ये जो अनुवांशिक पदार्थ होता है वो विभाजित होने लगता है, यानी दोनों कॉपियां अलग होने लगती हैं, साथ साथ ये दोनों कोशिकाएं भी विभाजित होने लगती हैं और लास्ट में क्या होगा कि एक कोशिका दो कोशिका में बढ़ जाती है और दोनों में आनुवंशिक पदार्थ भी बढ़ जाते हैं। इस प्रकार एक कोशिका दो संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। कोई भी जैव रासायनिक प्रक्रिया पूर्ण रूप से विश्वसनीय नहीं होती है, अतः यह आपेक्षिक है कि डीएनए की प्रतिकृति की क्रिया में कुछ विभिन्नताएं आएंगी। परिणामतः बनने वाली डीएनए की प्रतिकृतियां एक समान तो होंगी, परंतु मौलिक डीएनए के समरूप नहीं होंगी। अतः संतति कोशिकाएं समान होते हुए भी किसी न किसी रूप से एक दूसरे से भिन्न होती हैं। जनन में होने वाली यह विभिन्नताएं ही जैव विकास का आधार होती हैं। अब जो विभिन्नताएं निर्मित होती हैं, उन विभिन्नताओं का भी अपना अलग महत्व होता है। कैसे होता है कि अपनी जनन क्षमता का उपयोग कर जीवों की समष्टि परितंत्र में स्थान अथवा निकेत ग्रहण करते हैं। जनन के दौरान डीएनए प्रतिकृति का अवरोध जीव की शारीरिक संरचना एवं डिजाइन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, जो विशिष्ट निकेत के लिए योग्य बनाती है। अतः किसी प्रजाति या स्पीसीज की समष्टि के स्थायी संबंध जनन से होता है। यदि एक समष्टि अपने निकेत के अनुकूल है, अर्थात निकेत में कुछ उग्र परिवर्तन आते हैं, तो ऐसी स्थिति में समष्टि का समूल विनाश भी संभव होता है। परंतु यदि समष्टि के जीवों में कुछ विभिन्नता होगी तो उनके जीवित रहने की संभावनाएं जो हैं वो बढ़ जाती हैं। इसको हम कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि यदि शीतोष्ण जल में पाए जाने वाले जीवाणुओं की कोई समष्टि है, ठीक है, और यदि ग्लोबल वार्मिंग होती है यानी ऊष्मीकरण होता है, तापमान बढ़ता है, तो उसके कारण जल का तापमान भी बढ़ जाएगा। तब क्या होगा, अधिकतर जीवाणु जो होंगे वो मर जाएंगे। परंतु यदि
जनन के दौरान कुछ ऐसे जीवाणु बने हैं जिसमें ऊष्मारोधी क्षमता जो है वो ज्यादा होती है, तो वो ये परिवर्तन यानी ऊष्मीकरण होने के बाद भी ये कुछ जीवाणु जो हैं वह जीवित रह जाते हैं और वृद्धि करते हैं। इस प्रकार ये जो जीवाणु हैं वह अपनी स्पीशीज को की उत्तरजीविता को बनाए रखते हैं। यानी कि यदि परिवर्तन नहीं होंगे तो जीवों में अपने वातावरण के प्रति जीवित रहने के लिए जो उत्तरजीविता है वह नहीं होगी। इसलिए जो विभिन्नताएं या परिवर्तन होते हैं वह आवश्यक होते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो जनन होते हैं यह कितने प्रकार के होते हैं। तो जनन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है लैंगिक जनन जिसे हम इंग्लिश में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। तो जनन की जो पहली विधि है वो कहलाती है अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वह जनन जिसमें 2 जीवों की भागीदारी नहीं होती, जिसमें एक जीव द्वारा ही संतान उत्पत्ति संभव होती है, अलैंगिक जनन कहलाती है। अलैंगिक जनन कई विधियों के द्वारा संपन्न होता है तथा इसमें उत्पन्न संतति पेरेंट्स के समान होंगी, अर्थात आनुवंशिक रूप से ये समान होंगी। हम देखते हैं कि अलैंगिक जनन की विधियां कौन कौन सी हैं। तो अलैंगिक जनन कई प्रकार से होता है एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीवों में, जिनमें से एक विधि है विखंडन, खंडन, पुनरुद्भवन, मुकुलन, कायिक प्रवर्धन और बीजाणु समासंघ। ये अलैंगिक जनन की कुछ विधियां हैं और ये होता कैसे है, जैसे एक हम अमीबा के उदाहरण में अगर हम समझ लें तो अलैंगिक जनन में केवल एक कोशिका ही आवश्यक होती है, जनक कोशिका होती है वो, और यही कोशिका आगे चल करके 2 या 2 से अधिक भागों में बढ़ जाती है। तो अमीबा में यह कोशिका 2 भागों में बढ़ती है, पहले इसके केंद्रक में विभाजन होता है, इसके पश्चात यही कोशिका 2 भागों में बढ़ जाती है और एक अमीबा से 2 संतति अमीबा बन जाते हैं। अर्थात एक ही सिंगल पेरेंट सेल से जहां पर संतति का निर्माण होता है तो ऐसा जनन कहलाता है अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जबकि जो दूसरे प्रकार का जो जनन है वो कहलाता है लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें 2 जीवों की भागीदारी आवश्यक होती है, जिनमें नर एवं मादा 2 भिन्न जीवों का सहयोग या इनके मिलने से संतति का निर्माण होता है। अर्थात यह आनुवंशिक रूप से भिन्न होती हैं, इसे लैंगिक जनन कहते हैं। आनुवंशिक रूप से भिन्न होने का कारण क्या होता है? क्योंकि कुछ भाग नर का और कुछ मादा का होता है, दोनों के संयोजन से जो नई कोशिका का निर्माण होता है, इसलिए यह आनुवंशिक रूप से भिन्न होती है। यदि हम कुछ इस प्रकार समझें तो 2 पेरेंट सेल्स होती हैं, ठीक है, जिनमें से एक मेल यानी नर और दूसरी मादा होती है। और इसमें लैंगिक जनन में क्या होगा कि जो पेरेंट सेल्स होती हैं वो पहले उसमें जो गुणसूत्र होते हैं वो डिप्लॉयड या द्विगुणित होते हैं। सबसे पहले इनमें से युग्मकों का निर्माण होता है पहले चरण में। तो मेल से मेल गैमेट यानी नर युग्मकों का निर्माण होता है और फीमेल से यानी मादा से मादा युग्मक का निर्माण होता है। और यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या आधी आधी हो जाएगी, n हो जाएगी। और इसके बाद इनमें फर्टिलाइजेशन या निषेचन की क्रिया होती है और निषेचन की क्रिया के पश्चात जायगोट यानी कि युग्मनज का निर्माण होता है और वापस से यह कोशिका द्विगुणित यानी कि डिप्लॉयड हो जाती है। चूंकि कुछ हिस्सा यहाँ पर मेल गैमेट से और कुछ फीमेल गैमेट से आता है, इसलिए यहाँ पर जो नई सेल तैयार होती है वो दोनों का मिक्स होती है। इसलिए यहाँ पर आनुवंशिक रूप से भिन्नता होती है जो अगली पीढ़ी में हमें दिखाई देती है। अब बच्चों ये सोचने वाली बात है कि यहाँ पर ये जो गुणसूत्रों की संख्या आधी क्यों हुई? अगर ये क्या हो, अगर गुणसूत्रों की संख्या आधी ना हो, ये पूरे 2n ही आए, तब क्या होगा? 2n यहाँ से आया, 2n यहाँ से आया, तब यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या पहली पीढ़ी में 4n हो गई और अगली पीढ़ी में जैसे जैसे जाएंगे तो गुणसूत्रों की संख्या बढ़ती जाएगी, जिसके कारण जो शारीरिक जो निर्माण की क्रिया होती है वो पूरी तरह अव्यवस्थित हो जाएगी, जिसके कारण यह प्रकृति रूप से
कैसा होता है कि पहले युग्मक निर्माण होते हैं और जिनमें गुणसूत्रों की संख्या कैसी हो जाती है, हैप्लॉइड यानी एक गुणित हो जाती है। और निषेचन के टाइम पर दोनों ही हैप्लॉइड सेल्स आपस में मिलती हैं और द्विगुणित कोशिका यानी संतति कोशिका का निर्माण होता है, यानी युग्मकों के मिलने से युग्मनज का जब निर्माण होता है तो इस प्रकार का जो निषेचन है या इस प्रकार के जो जनन की जो क्रिया है वो कहलाती है लैंगिक जनन। यदि हम अलैंगिक और लैंगिक जनन को हम अंतर के रूप में समझें तो अलैंगिक जनन में सिंगल सेल है जो आगे चल करके एक सिंगल पेरेंट सेल होती है जो आगे चल करके कोशिका विभाजित हो जाती है, जबकि लैंगिक जनन में दो अलग अलग सेल्स का दो अलग अलग यानी कि नर एवं मादा का होना आवश्यक होता है, यानी दो पेरेंट सेल यहाँ पर आवश्यक होती हैं और जिनके माध्यम से पहले युग्मकों का निर्माण होगा और बाद में फिर जाइगोट बनता है और जाइगोट से नए जीव का जन्म होता है। यदि हम कुछ इस प्रकार समझें लैंगिक एवं अलैंगिक जनन को साथ साथ स्टडी अगर हम करें तो यहाँ पर ये होता है मेल और ये है फीमेल सेल यानी नर कोशिका और मादा कोशिका, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या कैसी है, डिप्लॉइड यानी कि द्विगुणित है और इनमें सबसे पहले अर्धसूत्री विभाजन होगा और जिसके कारण इनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी और नर युग्मक और मादा युग्मक अलग अलग बनते हैं और दोनों के ही जब फ्यूजन होता है यानी संलयन की क्रिया से जाइगोट का निर्माण होता है और ये क्रिया कब होती है, निषेचन के समय ये क्रिया होती है। और चूंकि दोनों की कोशिकाओं के मिलने से नई कोशिका बनी है तो यहाँ पर विभिन्नता या विविधता आती है, जबकि अलैंगिक जनन में क्या होता है, एक ही पेरेंट सेल होगा, ठीक है, एक ही जनक कोशिका होगी, इसका जो गुणसूत्र होगा वो आगे चल करके विभाजित होता है। तब क्या होगा, क्योंकि एक कोशिका से ही इसकी गुणसूत्र से संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है तो यहाँ पर विभिन्नता नहीं आती है, क्योंकि जनक एक है और उसी का गुणसूत्र है जो आगे कोशिका विभाजन जिनमें हो रहा है जिससे कोशिका दो भागों में बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इस स्थिति में जो अगर कभी ऐसा होगा कि विपरीत परिस्थितियों में संपूर्ण प्रजाति का विनाश इस अलैंगिक जनन के माध्यम से हो सकता है, जबकि लैंगिक जनन में क्या होता है, विपरीत परिस्थिति में आने पर भी प्रजाति को बचाने की संभावना यहाँ पर लैंगिक जनन के माध्यम से अधिक होती है। लैंगिक जनन अपेक्षाकृत अधिक धीरे होता है, यानी इसमें समय लगता है, जबकि लैंगिक जनन में समय लगता है, जबकि अलैंगिक जनन बहुत तेजी से होता है। अब बच्चों एक प्रश्न है जो परीक्षा में पूछा जाता है कि लैंगिक एवं अलैंगिक जनन में क्या अंतर है, तो आइए हम इस अंतर को समझते हैं। अलैंगिक जनन में सिर्फ एक जनक भाग लेता है, जबकि लैंगिक जनन में दो जनक जिनमें से एक नर एवं एक मादा भाग लेते हैं। अलैंगिक जनन में युग्मक निर्माण या निषेचन का अभाव होता है, जबकि लैंगिक जनन में युग्मक निर्माण व निषेचन होता है। अलैंगिक जनन में क्या होगा, यह जनक की कायिक कोशिकाओं से होता है और लैंगिक जनन यह जनन कोशिकाओं के माध्यम से होता है। अलैंगिक जनन में समसूत्री विभाजन होता है, जबकि लैंगिक जनन में अर्धसूत्री एवं समसूत्री दोनों प्रकार का विभाजन होता है। यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन के समय ही गुणसूत्रों की संख्या आधी आधी रह जाती है। अलैंगिक जनन सरल एवं तीव्र गति से होने वाला जनन है, जबकि लैंगिक जनन जटिल व धीमी गति से होने वाला जनन है। इसके द्वारा उत्पन्न विभिन्न संतति आनुवांशिक रूप से जनक के समान होती हैं, जबकि लैंगिक जनन से उत्पन्न होने वाली जो संतति होती है वह आनुवांशिक रूप से अपने जनक से भिन्न होती है। जनक इकाई कलिका खंड या जनक के संपूर्ण शरीर से होता है, जबकि इसकी जनक इकाई गैमेट्स होते हैं यानी युग्मक होते हैं। अलैंगिक जनन निम्न कशेरुकी एवं निम्न कॉर्डेट्स में पाया जाता है, जबकि लैंगिक जनन उच्च पौधों एवं जंतुओं में पाया जाता है। तो ये परीक्षा की दृष्टि से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। अब हम बात करते हैं कि एकल जीवों में प्रजनन किस प्रकार से होता है। तो अब हम इस बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि एकल जीव भी हैं, बहुकोशिकीय जीव भी हैं, तो सभी में किस प्रकार जनन होता है इसकी विधियों को आगे हम समझेंगे। तो एकल जनन यानी कि एक कोशिकीय जीवों में जनन की क्रिया एक मुख्य विधि विखंडन के द्वारा भी होती है।
विखंडन की क्रिया में क्या होता है, एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन अथवा विखंडन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है। विखंडन के अनेक तरीके प्रेक्षित किए गए हैं। अनेक जीवाणु तथा प्रोटोजोआ की कोशिका विभाजन द्वारा सामान्यतः 2 भागों में विभक्त हो जाती है और इस क्रिया को कहते हैं विखंडन। अमीबा जैसे जीवों में कोशिका विभाजन किसी भी तल से हो सकता है। कुछ एक कोशिकीय जीवों की शारीरिक संरचना अधिक संगठित होती है। उदाहरणतः कालाजार के रोगाणु जैसे लेशमानिया, इनकी कोशिकाओं में एक सिरे पर कोड़े के समान सूक्ष्म संरचना होती है। ऐसे जीवों में द्विविखंडन एक निर्धारित तल से होता है। अब हम इन दोनों ही विधियों को चित्र के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। तो अमीबा में जो विभाजन की क्रिया है, यह परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अमीबा में विभाजन कुछ इस प्रकार से होता है, पहले चित्र के द्वारा हम समझ सकते हैं। अमीबा का शरीर हम जानते हैं अनियमित आकार का होता है, यानी इसके शरीर का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। तो इसमें विभाजन किसी भी तल से हो जाता है। तो सबसे पहले इसका जो केंद्रक होता है वो 2 बराबर भागों में बंटता है। जब केंद्रक बढ़ जाता है, केंद्रक के बढ़ने के पश्चात कोशिका में बीच से धशान शुरू होती है और यह कोशिका भी 2 भागों में बंटने लगती है। तो न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक 2 बराबर भागों में बंटने के बाद कोशिका भी 2 भागों में बंट जाती है। इस प्रकार एक अमीबा से 2 छोटे अमीबा का निर्माण हो जाता है। जबकि लेशमानिया में यही विभाजन की क्रिया एक निश्चित तल से होती है, जिसके कारण सबसे पहले इसमें भी केंद्रक होगा। केंद्रक आकार में बड़ा होता है और केंद्रक में पहले विभाजन शुरू होता है। जब केंद्रक में विभाजन हो जाता है, इसके पश्चात एक निश्चित तल से ही यह कोशिका बीच से 2 भागों में बंटने लगती है और यहाँ से बंटने के पश्चात दोनों कोशिकाओं में ये अलग अलग केंद्रक चला जाता है और एक लेशमानिया विखंडन की विधि के द्वारा 2 बराबर लेशमानिया में 2 संतति लेशमानिया में बंट जाता है। विखंडन की क्रिया आगे बहुविखंडन के रूप में भी होती है। जैसे मलेरिया का जो परजीवी है प्लाज्मोडियम, इस प्रकार के कुछ एक कोशिकीय जीव होते हैं जिनमें एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं का जन्म होता है और इस प्रकार का जो जनन होता है वह बहुविखंडन कहलाता है। यानी एक कोशिकीय जीवों में 2 प्रकार से विभाजन हुआ, एक तो द्विविखंडन के द्वारा और दूसरा बहुविखंडन के द्वारा। द्विविखंडन में जब एक जीव 2 बराबर भागों में बंटता है या 2 कोशिका बनाता है तो वह कहलाता है द्विविखंडन। और बहुविखंडन जिनमें एक कोशिका बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाएं बना लेती है तो यह क्रिया कहलाती है बहुविखंडन। तो बच्चों, अब तक हमने जो सीखा, आइए एक बार उसका रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हमने सीखा जनन किसे कहते हैं। तो अपने ही समान जीवों को उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है वह जनन कहलाती है। यह सजीवों का एक आवश्यक लक्षण होता है। फिर बात करते हैं कि जनन क्यों आवश्यक होता है। तो किसी भी जीव को अपनी समष्टि बचाए रखने के लिए जनन आवश्यक होता है। यदि जनन नहीं होगा तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होगा और वह जाति या वह जीव पूरी तरह पृथ्वी से नष्ट हो जाएगा। फिर हमने बात करी डीएनए की प्रतिकृति क्या होती है। तो कोशिका विभाजन के समय जबकि केंद्रक विभाजित होता है उस समय डीएनए की एक डुप्लीकेट जो कॉपी, दूसरी कॉपी जो निर्मित होती है उसे ही हम कहते हैं डीएनए प्रतिकृति। और इस प्रतिकृति के माध्यम से ही जो जीवों के आनुवंशिक गुण होते हैं वह माता पिता से अपनी संतति की ओर यानी जनक से संतति की ओर ये जो आनुवंशिक गुण होते हैं डीएनए के माध्यम से ही स्थानांतरित होते हैं। फिर हमने पढ़ा कि जैव विविधता कैसे आती है। तो कैसे आती है इसे समझने के लिए हम क्या कह सकते हैं कि लैंगिक जनन के समय जबकि नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों के फ्यूजन से निर्माण होने वाला जो जाइगोट है, ठीक है, उसमें जाइगोट का निर्माण चूंकि नर एवं मादा कोशिका के कारण होता है, 2 अलग अलग कोशिकाओं के लक्षण उसमें निहित होते हैं, इसलिए इस क्रिया से जो बनने वाला आनुवंशिक पदार्थ होता है वह भिन्न होता है, जिसके कारण बनने वाला जो जीव है उसमें विविधता आती है।
फिर हमने बात की जनन के प्रकार की। तो हमने देखा कि जनन दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन एवं अलैंगिक जनन। अब जब हम अंतर की बात करते हैं तो उसे भी एक बार दोहरा लेते हैं कि जो अलैंगिक जनन होता है उसमें केवल एक ही जनक भाग लेता है, जबकि लैंगिक जनन में दो जनक भाग लेते हैं, नर एवं मादा। लैंगिक जनन में जो युग्मक निर्माण होते हैं वह क्रिया होती है, जबकि अलैंगिक जनन में युग्मकों के निर्माण की क्रिया नहीं होती। लैंगिक जनन में निषेचन होता है, जबकि अलैंगिक जनन में निषेचन नहीं होता है। लैंगिक जनन में समसूत्री तथा अर्धसूत्री दोनों प्रकार का विभाजन पाया जाता है, जबकि अलैंगिक जनन में केवल समसूत्री विभाजन होता है। जो लैंगिक जनन होता है वो अपेक्षाकृत जटिल होता है तथा धीमी गति से होता है, जबकि अलैंगिक जनन सरल एवं तीव्र गति से होने वाला जनन होता है। जो लैंगिक जनन होता है उसमें जो उत्पन्न होने वाले जीव होते हैं वह अपने पेरेंट्स से भिन्न होते हैं, जबकि अलैंगिक जनन से बनने वाले जो जीव होते हैं वह जनक कोशिका के ही समान होते हैं। अलैंगिक जनन की जो क्रिया होती है वह निम्न श्रेणी के अकशेरुकी जंतुओं एवं जीवों में कुछ पौधों में पाई जाती है, जबकि लैंगिक जनन की जो क्रिया होती है वह उच्च श्रेणी के पौधों एवं जंतुओं में पाई जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने कुछ लैंगिक एवं अलैंगिक जनन में अंतर पढ़ा। फिर हमने पढ़ा एकल जीवों में जनन, यानी एक कोशिकीय जीवों में हमने जनन की कौन कौन सी विधि पढ़ी। हमने पढ़ा द्विविखंडन और बहुविखंडन। द्विविखंडन की क्रिया हमने पढ़ी अमीबा में और लेशमानिया में। अमीबा में किसी भी तल से हो सकता है क्योंकि उसके जीव का आकार जो होता है अमीबा का निश्चित नहीं होता है, जबकि लेशमानिया में ही होता विखंडन ही है, द्विविखंडन ही है, लेकिन एक निर्धारित तल से होता है। इसी तरह हमने पढ़ा बहुविखंडन, जिसमें प्लाज्मोडियम के बारे में हमने पढ़ा कि एक जीव जब बहुत सारे जीव छोटे छोटे बना लेता है जनन के पश्चात तो वह क्रिया बहुविखंडन कहलाती है। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने जनन से संबंधित कुछ आवश्यक टॉपिक को पढ़ा। तो बच्चों अब आपको करना क्या है कि अब आपकी विज्ञान की पाठ्य पुस्तक का पेज नंबर 140 से 143 बहुत अच्छे से पढ़ना है और वीडियो में बताई गई आवश्यक बातों और प्रश्नों को और अच्छे से समझने का प्रयास करना है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे अलैंगिक जनन की बाकी विधियों के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।